नमस्कार साथियों, आज हम इस YouTube वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जो काउंसलिंग चल रही है उसका डिटेल फॉर्म हम कैसे भरना है, क्या क्या शपथ पत्र लगाने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट है। उसके लिए जैसे ही आप ये काउंसलिंग लेटर डाउनलोड करोगे, डेट ऑफ बर्थ और आपके रोल नंबर, तो वहाँ से आपको सर्वप्रथम एक दो प्रपत्र डाउनलोड करने, यानी वो आपने देख लिए होंगे। उसमें जैसे ये प्रपत्र एक है जिसमें मैंने प्रपत्र एक है, उसमें आपका नाम है और डेट ऑफ बर्थ है, वो सारी डिटेल इसके ऊपर दे रखी है। आपको प्रपत्र एक है ना, इसकी दो फोटोकॉपी निकालनी है। दो फोटोकॉपी किस पर निकालनी है? लीगल पेज पर निकलवानी है। A4 से थोड़ा बड़ा होता है लीगल पेज, उस लीगल पेज पर इसकी दो फोटोकॉपी, क्योंकि हमें दो डिटेल फॉर्म भरने हैं तो एक तो पहले वाले पर लग जाएगी, एक लग जाएगी दूसरे वाले पर। ऐसे ही आपको काउंसलिंग लेटर है वो तो चाहे एक ही लीगल पेज पर निकलवा लेना। आपका जो काउंसलिंग लेटर दे रखा है वो तो एक प्रवेश पत्र की तरह काम करने वाला है, ठीक है। आप चाहो तो उसके भी दो निकाल लेना। प्रपत्र जो सेकंड है उसकी भी दो फोटोकॉपी आपको लीगल पेज पर निकलवानी है। तो पहले हम प्रपत्र एक की बात करते हैं, एक एक को समझाता जाऊंगा। प्रपत्र एक की कितनी फोटोकॉपी लीगल पेज पर है? दो फोटोकॉपी, और दोनों को ही आपको भरना है। तो पहले इसमें सेकेंडरी यानी 10वीं क्लास की आपकी जो मार्कशीट है उसके अंदर आप जैसे सब्जेक्ट है उसके अंदर क्या लिखोगे? ऑल कंपलसरी कर देना, ठीक है। पासिंग ईयर है आपका 2009 है, 2011 जो कुछ भी है वो लिख देना। आपको फोटोकॉपी लगानी है, पहले इसकी फोटोकॉपी लगा देना और साक्ष्य संलग्न में आप हाँ कर देना, उसमें हाँ लिख देना, ठीक है। और उसके बाद में संलग्न प्रश्न संख्या आप 1 नंबर दे देना। सर्टिफिकेट आपका यदि वो सेम ही है तो दूसरी फोटोकॉपी लगा के या उसी के लिए एक क्रमांक लगा दो, या दूसरी फोटोकॉपी आप उसी मार्कशीट और सर्टिफिकेट की लगा के वही सब्जेक्ट है ऑल कंपलसरी कर दो या सामान्य विषय कर दो। पासिंग ईयर वो दोनों में सेम हो जाएगा। उसके बाद में जो सीनियर सेकेंडरी की मार्कशीट की उसी के में जैसे मान लो अधिकांश के ये अलग अलग हैं और कईयों के ये सेम ही है, तो वही आपको इसके अंदर जैसे आप लगभग पीसीएम है या पीसीबी है, फिजिक्स वाले हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपके जो भी विषय हैं वो आप जो आपके ऐच्छिक विषय हैं उनके नाम लिख देना है। सीनियर सेकेंडरी मार्कशीट वाला जो कॉलम है उसी के अंदर तो यानी ये देखो, सीनियर वाले में जैसे मान लो आपके सब्जेक्ट है कोई फिजिक्स है, पीसीएम है यानी मैथ वाला है तो पीसीएम लिख दिया। 2011 में करी है तो वो कॉलम में 2000 और साक्ष्य से वो संलग्न कर रहा है फोटोकॉपी, हाँ। और कितने नंबर फोटोकॉपी, सारे फोटोकॉपी का ऐसे क्रमांक से, और उस पर क्रमांक लिख लेना। सेट बनाना है, एक ही सेट आपको बनाना है। उस पर आप जैसे ये आपका 3 नंबर पर आ रहा है, सभी की अलग अलग ही करवा लेना। जैसे एक ही है ना तो उसकी दो फोटोकॉपी सर्टिफिकेट के लिए कर लेना, फिर मार्कशीट के लिए सर्टिफिकेट। ऐसे आप फोटोकॉपी जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है उसको एक सेट बना के क्रमांक उस पर लिख देना, वो क्रमांक ताकि अधिकारी के देखने में आसानी हो, 3 नंबर पर लिख देना। उसके बाद में, और ये तो चेकलिस्ट है, ये लास्ट में भी आप भर सकते हो सारे डॉक्यूमेंट सेट करने के बाद में। उसके बाद में आप ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर की जो मार्कशीट है ये देख लेना। फर्स्ट ईयर आपने कौन से साल के अंदर फर्स्ट ईयर है तो उसके अंदर जो हमारा पहला जो कॉलम है फर्स्ट ईयर वाला सब्जेक्ट है, तो जो फर्स्ट ईयर में आपके सब्जेक्ट कौन कौन से है, जैसे पीसीएम है या इतिहास है, भूगोल है, जो कुछ भी है वो आप शॉर्ट में यहाँ लिख देना। फर्स्ट ईयर आपकी कौन से साल के अंदर पास हो गई, जैसे मान लो 2013 के अंदर पास हुई। सेकेंड ईयर लगभग जो हमारे पास में जैसे ये ग्रेजुएशन वाला है तो फर्स्ट ईयर जो हमारे पास में 2000 है, ये 13 के सब्जेक्ट लिख दिया। 2013 में फर्स्ट ईयर की फोटोकॉपी लगा के क्रमांक लिख देना और इसमें हाँ भर देना। और सेकंड ईयर में भी 2000 मान लो 14 के अंदर हो रही है, थर्ड ईयर है तो वो 2014 के अंदर फाइनल हो रही है, तो उसमें जो भी आप फोटोकॉपी लगाते हो उसमें हाँ करके, और नहीं लगाते हो तो उसमें ना करके, फिर क्रमांक तो उसका होगा नहीं तो वो संलग्न कर देना। तो यहाँ तक तो आपके पास में है। पीजी की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएशन में हम बात करें तो प्रीवियस ईयर की मार्कशीट, हाँ डिग्री भी लगानी है तो डिग्री का क्रमांक ये ग्रेजुएशन की डिग्री लगा देना। और डिग्री में ये सब्जेक्ट है वही सेम ही आ जाएंगे आपके,
जैसे सब्जेक्ट है जो आपके ग्रेजुएशन में थे वो सब्जेक्ट का नाम लिख देना। डिग्री में जो हमारे पास में ईयर है वो फाइनल वाली मार्कशीट वाला सेम रहेगा, और उसके बाद में हाँ कर देना। और इसकी जो फोटोकॉपी पर आपने क्रमांक लिख रखा है 1 2 3 4 ऐसे शुरू कर देना सेट बना के। उसके बाद में ये जो आपकी एमएससी हो रखी है या एमए है उसमें प्रीवियस ईयर की मार्कशीट है, वो कौन से साल के अंदर आपने प्रीवियस ईयर पास किया है, और उसमें आपके क्या सब्जेक्ट है, फिजिक्स है, हिंदी है, साहित्य है, तो सब्जेक्ट लिख देना, कौन से साल में आपने पास किया है, फोटोकॉपी संलग्न की है तो ये कर देना। फाइनल मार्कशीट है तो वो उसके जगह आप ये लिख देना, ठीक है। उसमें कौन सा सब्जेक्ट था, तो सब्जेक्ट सभी के एमए, जैसे फिजिक्स से मैं हूँ तो फिजिक्स हो जाएगा, और प्रीवियस इस साल में हो गई, फाइनल इस साइड में, पोस्ट ग्रेजुएशन की। और किसी की मान लो डिग्री पीजी की डिग्री है तो उसमें आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगा देना। यदि आपके पास में डिग्री आई नहीं है तो प्रोविजनल आप लगा सकते हो, और वो भी नहीं आई तो आप शपथ पत्र लगा सकते हो। पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है तो उसकी जगह आप वही, आपका साल तो यही हो जाएगा, सब्जेक्ट फिजिक्स का फिजिक्स रहने वाला है, उत्तीर्ण आपने कौन सा किया ये करके, और आपने फोटोकॉपी लगाई है हाँ, और नहीं लगाई है तो आप नहीं करके कर्मा के वो खाली छोड़ देना। उसके बाद में बीएड की मार्कशीट आपने 1 साल की कर रखी है तो 1 साल वाले में बीएड में आपके 2 ऐच्छिक सब्जेक्ट, जैसे मेरे फिजिक्स और मैथ है तो वैसे ही आपके 2 वो सब्जेक्ट के आप नाम लिख देना। बीएड आपकी फाइनल जो बीएड है वो कौन से ईयर के अंदर उत्तीर्ण हुई है, 2017 2016, तो वो आप यहाँ पर ईयर लिख देंगे आप। उसके जैसे मान लो यहाँ एक ही कॉलम है तो इसमें हाँ करके उसके बाद में जैसे मान लो 11 12 नंबर आपकी बीएड की मार्कशीट, दोनों 2 लगा रहे हो तो इसी में आप 11 12 करके ऐसे क्रमांक लिख दो। बीएड की डिग्री है तो वो बीएड की डिग्री के अंदर ही सब्जेक्ट वही ऐच्छिक वाले फिजिक्स मैथ है तो आपके वो लिख दो, और एक ही सब्जेक्ट है तो वो हिंदी वाला जो कुछ भी है ये लिख दो। कौन से ईयर के अंदर वो उत्तीर्ण हुई है, या जो आपकी फाइनल बीएड हुई है उसके बाद में हाँ लिख दो, बीएड की डिग्री का क्रमांक लिख दो। अदर में आप चाहो तो यहाँ RSCIT एक और जोड़ सकते हो, जैसे मान लो RKCL कर रखा है आपने तो यहाँ RSCIT कर सकते हो, सब्जेक्ट में RSCIT करके कौन से ईयर में आपने उत्तीर्ण किया हाँ करके फोटोकॉपी संलग्न कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद में देखो इतने तो डॉक्यूमेंट चाहिए ही चाहिए आपको, बीएड डिग्री ये सारे डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। इससे यह भी पता चलता है ये आपको भरना है, विस्तृत आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर कर पूर्ण प्रविष्टियां भर दी गई है, तो ये सारी ये चेकलिस्ट है ना, ये लास्ट में जैसे मान लो सब कुछ भर दिया और आपने फोटोकॉपी सारा सेट बना के व्यवस्थित करके क्रमांक लगा के उसी के अकॉर्डिंग, तो उसमें आप हाँ कर दो। क्या आप कोर्ट के ऑर्डर से हैं तो उसमें तो कोई सा शामिल होगा, आप नहीं हुए हो तो उसमें नहीं कर दो। विवाह संबंधी पंजीयन प्रमाण पत्र है तो उसके अंदर भी आप विवाह संबंधी पंजीयन प्रमाण पत्र में यहाँ हाँ करके, और उसके बाद में यहाँ क्रमांक लिख दो कि हमने विवाह संबंधी पंजीयन प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी कितने क्रमांक पर लगा रखी है, ठीक है। उसके बाद में कोई राज्य सरकार की सेवा में कार्यरत अभ्यर्थी की नियुक्ति आदेश प्रस्तुत किए गए हैं तो ये गवर्नमेंट कर्मचारी वाला वो उसमें इस पर हिसाब से लिख देगा। जन्म दिनांक सहित संतान, तो यहाँ जन्म दिनांक का मतलब है आपका जो बच्चा है या लड़का है या लड़की उसकी डेट ऑफ बर्थ उस शपथ पत्र में होनी चाहिए, आप वाली से मतलब नहीं। जन्म दिनांक सहित संतान संबंधी तो वो शपथ पत्र आपको बनाना है, उसकी फोटोकॉपी कितने क्रमांक हाँ करके, और उसकी फोटोकॉपी आपने कितने पेज पर लगाई है, या ओरिजिनल भी आपसे ओरिजिनल मांगा जा सकता है तो ओरिजिनल भी साथ में रखिए, ओरिजिनल भी ले सकते हैं वो। और फिर भूतपूर्व सैनिक श्रेणी में अथवा है या नहीं वो कर देना, उसके लिए कोई साक्ष्य से संलग्न कर देना। क्या विस्तृत आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज पृष्ठ संख्या का अंकन कर विस्तृत आवेदन पत्र में संलग्न सूची और इस सूची में पृष्ठ संख्या अंकित कर दी गई तो उसमें आपको हाँ करना है। उसके बाद में यहाँ आपके सिग्नेचर होंगे, प्रपत्र जो आपका फर्स्ट है तो वहाँ आपके सिग्नेचर हो जाएंगे और वहाँ दिनांक लगा देना। तो ये लीगल पेज पर डाउनलोड करने हैं, कितने करने हैं 2 करने हैं, ठीक है, और दोनों में प्रविष्टियां भरनी है। उसके बाद में आपको फिर एक पेज आएगा जिसमें निर्देश है, वो निर्देश आप आराम से पढ़ लेना, उसके अंदर क्या क्या निर्देश दे रखे हैं। फिर एक प्रपत्र सेकंड वाला जो पेज है उसकी भी 2 आप फोटोकॉपी लीगल पेज पर निकलवा लेना, लेकिन इसके अंदर कुछ भी नहीं भरना है। जैसे ये आपका ऊपर है ना
ये ऊपर दे रखा है, तो इसमें तो आपकी सामान्य डिटेल दे रखी है। उस डिटेल में कोई जैसे मान लो गलती है तो आप उसके लिए शपथ पत्र बना लेना। मान लो कोई एड्रेस में वहाँ कोई गलती आ गई, कोई मार्कशीट के रोल नंबर के अंदर गलती आ गई, तो आप शपथ पत्र बना सकते हो कि ये जो यहाँ लिखा हुआ है ये गलत है, और बाकी मेरे रोल नंबर ये है, मेरा एड्रेस ये है, ये ज़िला है। तो वो शपथ पत्र बना के आप 50 रुपये का साथ में ले जाना। यदि इसके अंदर कोई गलती आ रही है रोल नंबर से संबंधित, एड्रेस से संबंधित, तो वो देख लेना। और कोई भी गलती है उसका तात्कालिक उपाय यही है, छोटी मोटी गलती का आप उसका शपथ पत्र बनवा लेना, ठीक है। और विस्तृत आवेदन पत्र की ये अपने आप भरेंगे। देखो, विस्तृत आवेदन पत्र की 2 प्रतियों में भरा हुआ होना चाहिए, ठीक है, 2 में भरना है विस्तृत आवेदन पत्र। और घोषणा पर हस्ताक्षर, जहां भी आपके सिग्नेचर चाहिए वहां सिग्नेचर आपको अनिवार्य रूप से करना है। दोनों विस्तृत आवेदन पत्रों पर फोटो, तो वहां आपको जहां जहां फोटो की आवश्यकता हो वहां फोटो लगानी है। सत्यापित अटेस्टेशन फॉर्म संलग्न है तो वो भी साथ में होगा। उसके बाद में दोनों के अनुसार आप एज लिख देना। एक साथ 2018 के तहत आपकी क्या आयु, एज कैलकुलेटर ऐप डाउनलोड करके वहां से निकलवा लें। जैसे टुडे डेट आपकी DOB वहां से डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। और वैसे आपने फॉर्म भरा है ना, उसमें के अंदर भी उसके अनुसार। अब यहाँ और शुद्धि पत्र के तहत एज है वो कौन लिखेंगे, आपको नहीं लिखना है, वो ऑटोमेटिक ही लिख देंगे खुद, है ना। अधिकारी है वो आपके, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। प्रपत्र सेकंड है, उसके अंदर आपको ये सारा खुद ही लिखेंगे। आवेदित वर्ग है या नहीं है, सैनिक, ये NOC, दोहरा लाभ नहीं लेने का शपथ है पत्र, शैक्षणिक जो योग्यता है वो सारी, परीक्षा तिथि तक, है ना, एग्जाम डेट जो आपकी जैसे फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा हुई थी ना, वहाँ तक आपकी सारी डिग्रियां कंप्लीट होनी चाहिए। ये हाँ, वो सारे इस प्रकार से चेक करेंगे। उसके बाद में संख्या के आधार पर पात्र है, तो इसमें आपको कुछ नहीं लिखना है। जो प्रपत्र सेकंड है वो आपका प्रपत्र फर्स्ट के नीचे लगा देना, और ये आवेदन जो मुख्य आवेदन पत्र है उसका दूसरा पेज हो जाएगा, और बाकी उसके नीचे वो पेज लगा देना, ठीक है। तो इसके दूसरे में तो आपको कुछ भरना ही नहीं है, अधिकारी अपने आप भरेंगे। और फिर ये आपका एक काउंसलिंग लेटर है जिसके अंदर आपकी जो रिपोर्टिंग डेट और टाइम दे रखा है, उसमें आपसे ये पता लग जाएगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। सीनियर सेकेंडरी 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, PG BEd मार्कशीट, डिग्री, ये सारे चाहिए। और डिग्री नहीं है तो वहाँ आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट ले जाना है। और आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, SC ST OBC, ये सारे सर्टिफिकेट चाहिए। और उसमें ये पिताजी के नाम से आपको बनाना है, जैसे आपका नाम और उसमें पिताजी का नाम, पति का नाम नहीं लिखना है, पिताजी का नाम, यानी पिताजी की आय के आधार पर बनाना है। ऐसा नहीं कि आप पिताजी की उसमें फोटो लगा दो और सारे पिताजी और दादाजी के नाम से बना दो, वो नहीं। जाति प्रमाण पत्र में आपका नाम और आपके पिताजी का नाम होगा, पिताजी की आय के आधार पर वो जाति प्रमाण पत्र आपका बनेगा। EWS हो गया, ये सारे आपको फिजिकल हैंडीकैप वाला, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये पढ़ लेना। तो ये सर्टिफिकेट इसके अंदर चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कि जो हमारा डिटेल, हाँ, उससे पहले मैं कुछ आपको बातें बताना चाहता हूँ। जैसे एक तो आप जैसे डिटेल फॉर्म भरोगे उसमें आपका सब्जेक्ट का सीरियल नंबर पूछा जाएगा। तो सब्जेक्ट का सीरियल नंबर ये देख लो, ये भूगोल का 1 है, अर्थशास्त्र का 2 है, पंजाबी का 3 है, राजस्थानी का 4 है। तो ये एक तो आपको ये ध्यान में रखना है। जैसे मेरे फिजिक्स है तो फिजिक्स का 16 सीरियल नंबर है, एक ये बात ध्यान में रखनी है। दूसरी, जिन्होंने मान लो कोई भी फॉर्म के अंदर, जैसे 2018 में वैकेंसी निकली थी, उसके अंदर जो लास्ट डेट थी उसमें आपने फॉर्म भर दिया और कोई प्रकार का संशोधन आपने जब दोबारा भर्ती जो संशोधित विज्ञप्ति आई उसमें कोई प्रकार का संशोधन आपने नहीं किया है, तो आपकी जो आयु की गणना है वो 1/7/2018 के अनुसार होगी। या आपने नया फॉर्म भरा है, आपने उस टाइम के अंदर एडिट किया है फॉर्म को। नया फॉर्म तो जैसे मान लो भर ही नहीं सकते थे, सेम पहले भर दिया, तो दोबारा जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ और एप्लीकेशन ID उसके अंदर डाल रहे थे, तो वो नया फॉर्म तो आगे भर नहीं, उसको आपने एडिट ही किया था। और तो वो अब तब आपकी जो अंतिम दिनांक है वो उस वाली लागू होगी जो संशोधित, और आपको 1/7/2020 के अनुसार आयु की कैलकुलेशन करनी है। तो ये थोड़ी विज्ञप्ति आप दोनों ही पढ़ लेना। उसके बाद में दोनों के अंदर ही यही है
कि सीरियल नंबर है, दोनों में सेम है, जैसे फिजिक्स का 16 उसमें इसी में 16। और उसके बाद में ये देखो सभी के लिए जो लास्ट डेट की बात की जाए तो सभी के लिए लास्ट डेट जो 20 जून 2018 थी, सीधी बढ़ा के जो लास्ट डेट है 12/10/2019 कर दी गई थी। तो सभी के लिए जो लास्ट डेट है, चाहे पुराने वाले और चाहे नए वाले हो, इस फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो कौन सी मानी जाएगी? 12/10/2019। यानी यहां तक आपकी जो भी डिटेल है वो मानी जाएगी 12/10/2019 लास्ट डेट फॉर्म की सभी के लिए ये मानी जाएगी। और साथ ही साथ में इसके लिए एडिट करने वाला, इस टाइम में एडिट करने वाला और या जिसने फॉर्म भरा है ना, उसकी आयु की गणना का आधार नियमानुसार क्या हो जाएगा? 1 जुलाई 2020 हो जाएगा। ये बात आपको यहाँ पर देखो लिखी हुई है कि इसके तहत 1 जुलाई 2020 होगी। और इसका जो विज्ञापन क्रमांक है वो जो पहले वाली विज्ञप्ति है वो सेम ही इसका विज्ञापन वाला आपका जैसे विज्ञापन संख्या है तो वो सेम ही रहने वाली है। आपको दिखाता हूं। तो विज्ञापन संख्या की यदि हम बात करें तो विज्ञापन संख्या सेम टू सेम आपको यह लिखनी है। 10 परीक्षा प्राध्यापक स्कूल शिक्षा माध्यमिक शिक्षा 2018-19, ये कि यही विज्ञापन संख्या आपको लिखनी है। सीरियल नंबर यहाँ से देखना है, ठीक है। तो ये सीरियल नंबर आगे जब विस्तृत भरोगे तो ये पहले डिटेल आपको पता होनी चाहिए। और इस चाहे पुराना हो और जो लास्ट डेट पूछी जाए कहीं पर भी तो वो आपको कौन सी लिखनी है? 12/10/2019 वाली वो डेट आपको लिखनी है। फिर आपको एक 50 रुपये का पोस्टल ऑर्डर वाला कुछ आपको लिखना है, ठीक है। तो पोस्टल ऑर्डर इस प्रकार से होता है, आपको ऐसे भरना है। ये जो पोस्टल ऑर्डर है उसको ये तो आपको इस साइड वाला तो अपने पास रखना है। भरना क्या है? सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर राजस्थान, ये भर देना। और उसके बाद में ये डाकघर में अदा करें ये खाली छोड़ देना। और यहाँ पर जैसे आपका जो एड्रेस है वो आप आराम से यहाँ एड्रेस जो भी आपका एड्रेस है खुद का, हनुमान आराम है, सड़ू छोटी, ये सारे लिख देना। ये जो नंबर है ना ये उसके अंदर भरने हैं, दोनों में सेम ही भरे जाएंगे। जो दो आवेदन भर रहे हो दोनों में सेम 91 जी जैसे 717 863 ये जो नंबर है पोस्टल ऑर्डर के ये उसके अंदर भरने हैं। तो ये पोस्टल ऑर्डर के नंबर होते हैं। बाकी ये तो जहाँ से आप पोस्ट ऑफिस से लाओगे वहाँ से जो पोस्टमैन है वो आपको सिग्नेचर करके डेट लगा के दे देगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में बाकी ये सारे इससे संबंधित, ठीक है। शपथ पत्र वाला पहले हम देखते हैं। आवेदन पत्र, ये डिटेल फॉर्म है जो आपको A4 पेज पर ही निकाल देना है। यदि आपके पास लीगल पेज है तो लीगल पर भी निकाल सकते हो। हालांकि आपको जो लीगल पेज है उस पर केवल आपको डिटेल फॉर्म जो आपके जो प्रपत्र फर्स्ट सेकंड और काउंसलिंग लेटर, ठीक है, उनकी दो फोटोकॉपी आप करवा लेना, वही आपको लीगल पेज पर करवाना है। बाकी जो ये है इसके दिशा निर्देश वाला ये आपको केवल अपने पास रख लेना, केवल पढ़ने के लिए, वो आपको साथ में नहीं लगाना है। ये दिशा निर्देश है, यहाँ से लगभग ये पेज है ना, ये सारे के सारे दिशा निर्देश है, वो साथ में नहीं लगाने। यहाँ से आपका प्रपत्र फर्स्ट है वो डिटेल फॉर्म, यहाँ से ये पेज होगा। देखो प्रपत्र फर्स्ट एक तो वो हो गया, सेकंड उसके नीचे अधिकारी भरेंगे वो हो जाएगा। इसके नीचे आपको उन दो के नीचे ये लगाना है, यहाँ से शुरू करनी है इसकी फोटोकॉपी आप A4 साइज पेज पर निकलवा लेना। अब देखें हम एक एक बात करिए। तो अब यहाँ पर तो आपको क्या करना है, जैसे पोस्टल ऑर्डर लगा देना, आप स्टेपल कर देना, ठीक है। यहाँ पर पोस्टल जो एक पर कर देना, एक पर कोई ज़रूरी नहीं है। तो एक पर ये एक आवेदन पत्र होगा और दूसरा भरना है, तो वो पोस्टल ऑर्डर आपको लगाना है यहाँ पर। और आप चाहो तो एक पोस्टल ऑर्डर एक साथ में और ले लेना। मान लो आपके कहे कि नीचे वाले पर और लगाओ तो वो शायद दोनों में सेम ही पोस्टल ऑर्डर भरे जाएंगे, तो वो एक की आवश्यकता होगी, ठीक है। यहाँ फोटो लगा के और हस्ताक्षर कर देना आधा फोटो के ऊपर, और इस प्रकार से आप सिग्नेचर कर देना, ठीक है। उसके बाद में आपके रोल नंबर जो भी है, जैसे 490 608 जो भी है वो रोल नंबर लिख देना। एप्लीकेशन आईडी है तो वो आपके जो फॉर्म आपने भरा था उसमें है ही, मेरिट क्रमांक खाली छोड़ना है। पोस्टल ऑर्डर अभी मैंने बताया था आपको 91 जी जो भी आ रहे हैं पोस्टल ऑर्डर, उस पर विज्ञापन संख्या वही 10
10 परीक्षा प्राध्यापक मैंने बताया था ना अभी, वो विज्ञापन संख्या। पद कोड आपका फिजिक्स का 16 है तो 16 लिख देना। पद का नाम व्याख्याता, और व्याख्याता लिख के या प्राध्यापक लिख के कोष्टक में लिखना, भौतिक विज्ञान हिंदी जो कुछ भी है। विभाग का नाम क्या लिखना है, यहाँ लिख देना आप व्याख्याता भौतिक विज्ञान माध्यमिक शिक्षा हेतु, इतना नाम आए तो ये लिख देना। और विभाग का जो नाम है वो माध्यमिक शिक्षा विभाग कर देना। ठीक है, यहाँ तक समझ में। उसके बाद में आप कौन सी कैटेगरी में आते हो, ओबीसी में आते हो तो पिछड़ा वर्ग कर देना, सामान्य में आते हो तो टिक करके बाकी में छोटा छोटा क्या लगा देना, क्रॉस लगा देना। ठीक है, ऐसे मैं ओबीसी के अंदर आता हूँ तो इस प्रकार से ये बहुत ही इजी फॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं, बस चलते। मूल निवास और जन्म स्थान दोनों ही आपका सेम है तो सेम भर देना, अलग है तो जैसे राज्य राजस्थान है, जिला चूरू, तहसील बिदासर, और दोनों में जन्म स्थान सेम ही होगा। अन्य टिप्पणी में आपको कुछ नहीं लिखना है। उसके बाद में यदि आप बात करें अतिरिक्त विशेष श्रेणी में, तो आप महिला हो तो जैसे कोई पुरुष है तो महिला वाले में सभी में आपको क्या करना है, ये कॉलम पूरा का पूरा महिला के लिए, यानी महिला के लिए है तो ये महिला है नहीं तो उसमें पुरुष है, महिला है तो विवाहित है, वही जो भी आपके लिए लागू हो रहा है। जैसे महिला विवाहित है तो उसके अंदर आप टिक कर देना, और अविवाहित है तो ऐसे यहाँ लगा देना, और बाकी में क्रॉस कर देना। पुरुष है तो इन सभी के अंदर क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम सेवारत कर्मचारी के लिए लागू होगा तो वो नहीं हो तो आप उसमें लागू नहीं हो रहा है तो काट देना। आवेदक का पूरा नाम लिख देना। उसके बाद में यहाँ जैसे हिंदी में पूछा है तो हनुमानाराम लिख देना, जो भी आपका नाम है। अंग्रेजी में जो आपकी 10th की मार्कशीट में या आपने आवेदन किया था वही नाम होना चाहिए। पिता का नाम है वो आपका, आप श्री लगाओ तो श्री लगा देना, श्री जो भी है आपके पिताजी के नाम, माता का नाम क्या श्रीमती लगाओ तो लगा देना, वरना सीधा नाम लिख देना। आवेदन की जन्म तिथि है, आवेदक की आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो लिख देना। उसके बाद में विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि को आयु, यहाँ आपने यदि फॉर्म को एडिट किया है जो संशोधित विज्ञप्ति में, तब तो आपको कौन सी लिखनी है, 1 जुलाई 2020 के अनुसार एज कैलकुलेटर ऐप से निकाल लेना, कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, और यदि आपने कुछ भी 2018 में फॉर्म भर के छोड़ दिया और कुछ भी एडिट वगैरह नहीं किया है, और आपने, तब आपको क्या करना है, जो 1/7/2018 के अनुसार आपकी जो निर्धारित आयु है वो लिख देना। उसके बाद में नागरिकता आप भारतीय हो, या उसके बाद में धर्म आपका हिंदू मुस्लिम जो वो भी लिख देना। वैवाहिक स्थिति में आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आप वैवाहिक स्थिति में अविवाहित हो तो अविवाहित कर देना, विवाहित है तो विवाहित पर टिक करके बाकी है वो सारे है वो क्रॉस लगा देना। ठीक है, उसके बाद में विवाह का विवरण, यदि आपने विवाहित अविवाहित हो तो आपको सभी में क्रॉस लगाना है। यहाँ आपको अपने पति या पत्नी का नाम लिख देना। विवाह जो आपने विवाह प्रमाण पत्र बना रखा है उसमें विवाह की डेट आपने लगा रखी वही लिखा हो, विवाह का स्थान वहाँ लिखा हुआ है, पंजीयन संख्या उसके अंदर लिखी हुई है, और नहीं है तो केवल शपथ पत्र लगा दो आप। यदि विवाह प्रमाण पत्र अभी नहीं बनाया तो शपथ पत्र लगा देना। पंजीयन स्थान वो आपने कहाँ से बनाया, तो जैसे मान लो, ठीक है। और उसके बाद में पंजीयन अधिकारी, तो उसके अंदर गांव में अधिकांश ग्राम सेवक लिखना है। क्या लिखना है यहाँ पर, ग्राम सेवक लिखना है। और शहर में आपके जो भी बना रहा है, ई मित्र वाले से पूछ लेना कि भाई ये मेरा जो विवाह प्रमाण पत्र बना है ये किसने जारी किया है, वो देख लेना। पंजीयन स्थान हो गया तो यहाँ पर ये डिटेल हो जाएगी। उसके बाद में यदि संतान का विवरण है तो यहाँ पर आपके कोई संतान नहीं है तो आप इनमें सभी में क्या लिख सकते हो, क्रॉस लगा सकते हो, नील कर सकते हो। और यहाँ पर भी और है तो उसके पश्चात जो भी इसमें है तो वो आप लिख देना। पत्र व्यवहार का पता, तो पत्र व्यवहार का पता जहाँ भी आप वैसे तो आजकल कोई डाक वाला ज़्यादा रखते नहीं है तो फिर भी आपको यहाँ मोबाइल नंबर सहित लिख देना है, विलेज लिख देना, तहसील, जिला। और उसमें मान लो आवेदन भरते टाइम आपने मान लो कहीं एड्रेस में मिस्टेक कर रखी है तो उसके लिए आप कोई शपथ पत्र ले जाना साथ में। ठीक है, तो स्थायी निवास का वही यदि आपका सेम है तो यहाँ पर आप डू लिख सकते हो। ठीक है, तो सेम ही लिख सकते हो। उसके बाद में शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मैट्रिक, हाई स्कूल, इसमें आपको किस प्रकार से लिखना है। जैसे ये है तो इसमें आपको टोटल नंबर कितने हैं, जैसे मान लो 10वीं आपके 600 नंबर की है, उसमें से जैसे 10वीं में आपके 450 नंबर आए, टोटल मान लो 600 नंबर का पेपर था तो प्रतिशत लिख देना। फर्स्ट
डिवीजन बन गई, वर्ष कौन सा 2009 में किया, ऐच्छिक विषय उसमें कौन कौन से थे, कोर्स की अवधि कितने साल की थी, तो वो 10वीं की 1 साल की थी, बोर्ड कौन सा था, आरबीएसई था, प्रयासों की संख्या आपकी कितनी थी, पहले ही एक बार में ही पास हो गए या 2 बार में पास हुए तो 1 कर देना। इसी प्रकार जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ सभी में कैसे करना है। तो इस प्रकार से ये जैसे बहुत ही इजी कॉलम है, प्रयासों की संख्या। यहाँ से जैसे मान लो बीएससी है तो बीएससी में आप कोर्स की अवधि 3 साल लिख के फर्स्ट पहले प्रयास में ही फाइनल कर लेते हो 3 साल के अंदर, तो वह प्रयासों की संख्या 1 हो जाएगी। नेट कर रखी है तो नेट की डिटेल है वो यहाँ पर लिख देना। अन्य कोर्स जैसे RSCIT कर रखा है तो वहाँ पर आप RSCIT के अंदर आपके जैसे मान लो 100 में से कितने अंक बने हैं वो सारे आप लिख सकते हो, और कोई आपने कर रखा है तो वो यहाँ ऐड कर सकते हो। इंटर्नशिप आपके यदि लागू होती है तो यहाँ पर आप यहाँ इंटर्नशिप है वो इंटर्नशिप का कोई ज़्यादातर लागू नहीं होती है, तो इसमें आप क्रॉस कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन विवरण, ये मेडिकल काउंसिल, इसमें भी आप ऐसे क्रॉस के चिन्ह लगा सकते हो। उसके बाद में पद है तो जो भी इसमें यदि आप सरकारी कर्मचारी है तो उनको तो लगभग सभी पता है, तो उनके लिए, और सामान्य है तो उसके लिए ये लागू नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में यदि हम बात करें अतिरिक्त विस्तृत सूचना, ये भी छोड़ देना। इसके अंदर ये ज़्यादातर आयु में छूट चाहते हैं नहीं चाहते हैं वो तो अनुभवी है ही, उनको तो कोई बताने की आवश्यकता ही नहीं है, वो तो सारा कुछ जानते हैं। तो उसमें लगभग सामान्य विद्यार्थी के लिए ये इसमें लागू नहीं, नील करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट भी नील रहेगा, चौथा भी नील रहेगा। और 6 नंबर पॉइंट है वो भी जैसे मान लो आयोग ने आपको कहीं से ब्लैक लिस्ट विवर्जित किया है तो वो सारा छोड़ देना। आवेदक का, हाँ, आपके साइन होने बहुत ज़रूरी है, जहाँ आवश्यकता हो तो ये सारा पढ़ के यहाँ पर आप अपने सिग्नेचर कर देना और साइन करके, और उसके बाद में स्थान और दिनांक ये आप कोई सी लगा सकते हो। स्थान आप जहाँ अपने गांव का नाम लिख सकते हो, और दिनांक काउंसलिंग जैसे आप जा रहे हो काउंसलिंग उससे 2 दिन पहले की या उसी 1 दिन पहले तक की आप कोई सी डेट लिख सकते हो, या लास्ट में जो आपके आप अटेस्टेड कराओगे जो इसी को अभी मैं बताऊंगा, तो उस जो अधिकारी डेट जो आपका गजेटेड ऑफिसर लिख रहा है वही डेट आप सभी में लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आपके ये संलग्न सूची मैंने आपको पहले ही बता दी है, संलग्न जारी क्रमांक। अब जैसे मान लो आपके अंक पत्र है ना, उसमें जो मार्कशीट है उसमें रोल नंबर के अलावा यहाँ पर साइड में ऐसे जारी क्रमांक लिखे होते हैं, डिग्री पर सभी पर जितनी भी आपके डॉक्यूमेंट है ना जो एजुकेशन से रिलेटेड सभी में क्रमांक लिखे हुए हैं, तो वो क्रमांक आप वहाँ लिखेंगे। क्रमांक लिखने के बाद में ओब्लिक लगा के, और उसमें दिनांक भी लिख रखा है किस दिन से वो पास हुआ है, तो उसके अनुसार जैसे आपका 10वीं की मैट्रिक जो 10वीं की मार्कशीट है उसमें क्रमांक लिखा है, दिनांक लिख देना। वही आपके फोटोकॉपी का जो भी क्रमांक आपने सेट किया है पहले वो क्रमांक लिख देना 1 2, वैसे इसी प्रकार से सेट कर देना। जो 10वीं की मार्कशीट फिर उसका सर्टिफिकेट है उसका क्रमांक और दिनांक इसके अंदर आपको फिल करना, बहुत ईजी है। 12वीं है तो 12वीं का वो देख के लिख देना। अंक पत्र पहले रफ पेज के अंदर लिख लेना सारी डिटेल कोई वाइट में, फिर उसमें से देख देख के और बराबर ले मार्कशीट लेके आराम से इसको तो A4 पर निकालना है तो अभी जाके निकलवा के ले आओ और आराम से भर के एक एक डिटेल से उपाधि है और अंक पत्र है, फिर आपके ये BSc BA अधिस्नातक और उपाधि। यदि आप प्रोविजनल लगा रहे हो तो यहाँ लिख दो प्रोविजनल, और जैसे मान लो आप किसी के लिए प्रोविजनल तो यहाँ लिख दो प्रोविजनल, और उसके बाद में जो क्रमांक और दिनांक है वो आप खाली छोड़ दो और उसकी फोटोकॉपी लगा रहे हो तो वो लगा दो, ठीक है। अनुभव प्रमाण पत्र है तो वरना इसको खाली छोड़ दो। अन्य प्रमाण पत्र में यहाँ लिख दो, पहले सर्वप्रथम आप B.Ed वाला लिख दो, B.Ed का अंक पत्र लिख दो, उसके बाद में B.Ed की उपाधि लिख दो, फिर आप मूल निवास कर दो। उसके बाद में जो जरूरी है वो लिखते जाओ। मूल निवास यहाँ कॉलम लिख दिया, जैसे मान लो ये कॉलम है, यहाँ पर आपने क्या लिख दिया B.Ed का अंक पत्र लिख दिया, यहाँ B.Ed की उपाधि लिख दी, फिर उसने मूल निवास कर दिया, जाति प्रमाण पत्र लिख दिया, इसी में लिख दिया अंतिम संस्थान से चरित्र प्रमाण पत्र प्लस 2 गजेटेड ऑफिसर के चरित्र प्रमाण पत्र। यहाँ उनके क्रमांक वगैरह लिखने कोई ज़रूरी नहीं है तो लिख दो वरना। और उसके बाद में आप यहाँ RSCIT का विवरण लिख सकते हो, और आप चाहो तो विवाह प्रमाण पत्र। तो जितने भी डॉक्यूमेंट, कई
जितनी इसमें डिटेल आती है उनकी आप लिख दो। जरूरी डॉक्यूमेंट लिख, इसमें कार्यालय टिप्पणी में आपको कुछ नहीं लिखना है। ऊपर वाला ये सारा का सारा, जैसे मान लो संलग्न प्रपत्र देख के 100 हस्ताक्षरी फोटो प्रति, ठीक है। फिर इसमें आपने लिख दिया, नीचे कार्यालय टिप्पणी होगी देख के कि भाई मिलान कर लिया गया है, सही पाया गया है, कमी है तो आपके कमी बता देंगे, ऑब्जेक्शन दे देंगे और सिग्नेचर कर देंगे। शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र, अब जिसके भी फॉर्म के अंदर रिजल्ट अवेटेड दिखा रखा है, यानी कभी फॉर्म भरा है, चाहे लास्ट वाली डेट के अंदर भरा है, 2018 में भरा है, चाहे 2019 में भरा है, जिन्होंने जो फॉर्म भरते टाइम उसमें आपके किसी भी पीजी या बीएड के अंदर रिजल्टेड जो रिजल्ट है वो फाइनल आपने परसेंटेज नहीं लिखे, यानी आपने, और आपकी परीक्षा से पहले मान लो जो पीजी है या बीएड है उसका रिजल्ट आ गया, ठीक है, आप योग्य हो, उसमें लिख लेना, प्रमाणित किया जाता है। श्री हनुमानाराम है, पिताजी का नाम है वो लिख देना, निवासी है वहाँ लिख देना, जो कि व्याख्याता पद के लिए विज्ञापन की निर्धारित अंतिम तिथि सभी के लिए क्या होगी, 12/10/2019 होगी निर्धारित, यानी यहाँ तक इस पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता जो पोस्ट ग्रेजुएशन है या बीएड है वो लिख देना, पोस्ट ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष के पाठ्यक्रम परीक्षा में सम्मिलित, क्योंकि आपने एग्जाम तो दे रखा था, रिजल्ट आपका आया नहीं हुआ था, और ये उन सभी के लिए जो अपेयरिंग में थे किसी के, और आपके साइन हो जाएंगे और यहाँ पर आपका गजेटेड ऑफिसर होगा, और जिनके अपेयरिंग नहीं थी उनको ये नहीं करवाना है। यानी सारी डिटेल आपने फॉर्म के अंदर भर की है। कोई प्रकार का, जैसे वो कॉलम होता है उसके अंदर आप रोल नंबर लिखते हो, रोल नंबर के बाद में परसेंटेज लिखते हो, कौन से साल के अंदर आपने की है वो, फिर आप उसके अंदर फोटोकॉपी स्कैन करके अपलोड कर, जो मार्कशीट है स्कैन करके अपलोड, वो आपने किसी के अंदर अपलोड नहीं किए और आपने परसेंटेज उस कॉलम के अंदर पीजी या बीएड के अंदर नहीं लिखे हैं, तो आपको ये फॉर्म है भर के बहुत ही आसान सा है। जब आप लास्ट में अटेस्टेड वो आपको करवाना ही पड़ेगा, तो उनसे अटेस्टेड करवा लेना, ये मोहर वगैरह लगवा लेना, ठीक है। तो ये अपेयरिंग वालों के लिए है, और जिनके लिए नहीं है वो नील करके यहाँ साइन जरूर कर देना। नील लिखो ना तो भी आवेदक के हस्ताक्षर लिख के, हस्ताक्षर इसका मतलब आपने ये पढ़ लिया है, ठीक है। उसके बाद में आपकी ये एक संक्षिप्त चेक लिस्ट है। अभ्यर्थी अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के विज्ञप्ति निर्धारित योग्यता के सर्वथा अनुरूप है या उससे कुछ अलग है तो सर्वथा अनुरूप हो जाएगा। अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि को अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता प्राप्त था या उसके बाद, जैसे मान लो अपेयरिंग वाला है उसने बाद किया है तो उसमें बाद में टिक कर देना। यदि अभ्यर्थी आवेदन के समय अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण नहीं था तो क्या आवेदन की तिथि तक उस परीक्षा के अंतिम वर्ष के पाठ्यक्रम में सम्मिलित हो चुका था। यदि आप फाइनल में प्रवेश कर चुके थे आवेदन करने की अंतिम तिथि तक, तो आवेदन की तिथि तक, तो वहाँ तक आप यदि थे तो हाँ कर देना। और ज़्यादातर फाइनल में ही होंगे, 12/10/2000 जो फाइनल में ही नहीं होंगे तो उनको तो वो योग्य वैसे भी नहीं होंगे। उसके बाद में क्या अभ्यर्थी अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता आयोग की परीक्षा तिथि तक, मेन यही लाइन होती है, परीक्षा की जो डेट है वहाँ तक आप सारी डिटेल, तो उसमें टिक होगा तभी आपका आगे का काम होगा, ठीक है। केवल साक्षात इसमें आप ऐसे सीधी लाइन खींच के, ऐसे आपके लागू नहीं हो रहा तो ऐसे करके छोड़ देना, ठीक है। और उसके बाद में यदि हम आगे बात करें तो अभ्यर्थी आवेदन और प्रवेश पत्र पर अंकित अपनी श्रेणी में या उसमें, जैसे ओबीसी है ईडब्ल्यूएस उसी श्रेणी में होगा, पहले ही हो तो आवेदन की तिथि से पूर्व वही कैटेगरी थी। वो राजस्थान का मूल निवासी है तो उसमें आप मूल निवासी पर टिक करना है। आपके बाहर से हो, राज्य से बाहर हो तो आपको हाँ करना है। ये राजस्थान वालों के लिए लागू नहीं होगा, बाहर वालों के लिए इसमें आप ऐसे सीधा डैश कर सकते हो। उसके बाद में अनुभव वाला तो ज़्यादातर आपके है नहीं, तो उसमें यदि कोई अनुभव संबंधी तो उसमें आप ऐसे सीधा डैश करके छोड़ सकते हो, क्योंकि ये आप पर लागू नहीं है अनुभव वाला। और है तो वैसे अनुभव का तो फर्स्ट ग्रेड में कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभ्यर्थी की विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि को आयु क्या थी, तो आपको कौन सी लिखनी है, आपने एडिट कर रखा है फॉर्म, तो 1/7/2020 वाले एक साथ एडिट किया है या नया फॉर्म भरा है तो 1/7/2020 के अनुसार
और यदि आपने कुछ नहीं किया, पहले ही भर के छोड़ के आप योग्य थे, तो अब आपको 1/7 2018 के अनुसार कर देना। विज्ञप्ति में न्यूनतम आपके 21 लिख रखी है और अधिकतम कितनी 40 लिख रखी है। अभ्यर्थी स्वयं को निम्न में से किस श्रेणी में मानता है, तब आपको लिखना है। जैसे मान लो अभी मेरे लिए बात करें तो ये सारे मैं पढ़ूं तो इसमें मेरा तो केवल एक पर ही मैं टिक लगाऊंगा कि मैं इसमें से देखा जाए तो मैं अनुसूचित ये पिछड़ा वर्ग के अंदर आ जाता हूँ, पिछड़ा वर्ग का पुरुष हूँ, तो यहाँ पर मैंने टिक कर दिया। और फिर मेरे लिए क्रमांक एक ही लागू हो रहा है। किसी के लिए मान लो कोई विकलांग है तो उसके अंदर भी ये सारे कॉलम दे रखे हैं। तो यदि आप ये सारे के सारे इसमें से आप पढ़ लेंगे तो जो भी लागू हो रहा है वो क्रमांक लिख दो। मेरे लिए जैसे मान लो एक क्रमांक लागू हो रहा है तो मैंने यहाँ पर केवल एक लिख दिया। और एक में जैसे पिछड़ा वर्ग है तो जनजाति, जाति, जनजाति, SC ST जो भी पुरुष हूँ तो महिला वाले में महिला, OBC की महिला है तो यहाँ टिक करके क्रमांक एक भर लेगी। ठीक है, दो क्रमांक है वो भर लेगी। पुरुष है पिछड़ा वर्ग का तो वो एक भर देगा। तो ये इजी सी डिटेल होगी। बाकी आपको आपके लिए ये लागू नहीं है तो जहाँ लागू हो तो वहाँ अभ्यर्थी टिक करे। जैसे यहाँ टिक कर देंगे, हमारा यहाँ पर कर देना आपका जो कॉलम लागू हो रहा है। उसके बाद में आप ये सारा हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपके साइन का विशेष ध्यान रखना है। साइन, फोटो, यहाँ आपका जो भी साइन सिग्नेचर आप जो कर रहे हो वो आप सिग्नेचर यहाँ पर कर देना। ठीक है, उसके बाद में ये आयु संबंधी उक्त नियम सामान्य स्वरूप। ठीक है, और ये सारा का सारा ऑफिस के यूज के लिए निरीक्षा टिप्पणी है ना, वो सारा आपको इसमें हाँ ना कुछ नहीं करना। वो अब देखो ये होना चाहिए क्या, आवेदन पत्र सौ हस्ताक्षरी और पूर्ण प्रविष्टि से साइन ध्यान से सभी देखना है। सारी प्रविष्टियां भरनी है, हाँ होगा। क्या दो फोटो निर्धारित स्थान पर चिपकाए गए हैं तो हाँ होगा। क्या आवेदक भरी गई श्रेणी में OBC EWS, हाँ होगा। क्या आवेदक निर्धारित तिथि से शैक्षणिक योग्यता पूरी कर ली, हाँ होगा। क्या आवेदक वांछित अनुभव पूरा करता है तो उसके अंदर वो लिख देंगे। क्या आवेदक नियमानुसार आयु सीमा में है तो हाँ हो जाएगा सभी में। तो उसके बाद में अभिशंसा हो जाएगी। आप उम्मीद करता हूँ सभी के लिए हाँ हो और सभी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए। और कोई कमी है तो वो अपात्र होंगे तो आपके साइन अपात्र आसानी से नहीं होगा। कोई बड़ी मिस्टेक है, आपके परीक्षा से पहले रिजल्ट नहीं आया, कोई बहुत बड़ी मिस्टेक है, तब आपको अपात्र किया जाएगा और वहाँ आपके साइन करवाए जाएंगे। और फिर भी आपका कोर्ट का रास्ता आपके पास बचता है तो आप कोर्ट भी जा सकते हो। ठीक है, तो ये अपात्र तो कोई बड़ी मिस्टेक है तभी अपात्र होगा, वरना अपात्र होने की कोई गुंजाइश नहीं होती है इसमें। अटेस्टेशन फॉर्म है तो यहाँ आपका साइन होगा, वही फोटो विथ सिग्नेचर होगा। ठीक है, साइन कर देना, फोटो पर आधा ऊपर आधा नीचे साइन कर देना। उसके बाद में यही बस ये पुलिस वेरिफिकेशन के टाइम आपके काम आएगा। नाम लिख देना, नाम आपका नाम कैपिटल अक्षर में सारा लिख देना। सर नेम है वो लिख देना। रोल नंबर, मेरिट नंबर खाली छोड़ देना। प्रजेंट एड्रेस जो भी है आपका वो लिख देना। होम एड्रेस डू कर देना, सेम है तो। उसके बाद में 1 साल आप कहीं रहे हो, कोचिंग की है या किसी स्कूल में आपने दूर पढ़ाया है, या जहाँ भी आप 1 साल रहे हो, 1 साल से ज़्यादा, वहाँ का एक बार एड्रेस आप यहाँ लिख देते हो। जैसे मान लो यहाँ से फ्रॉम टू, तो यहाँ से कहाँ से आप ये लिख देना। ठीक है, और जन्म से प्रजेंट यानी जो मूल स्थान है वहाँ से, जो जन्म से आप प्रजेंट में ऐसे लिखे, और ये एड्रेस आप लिख देना। जहाँ भी 1 साल रहे हो और ये आप सेम ही रहे हो, जहाँ आप जन्म से लेकर वहीं रहे हो तो वहीं का लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहीं गए ही नहीं हो तो। और फादर डिटेल है, वैसे आपने जहाँ BEd की है वहाँ आप रुके होंगे, उसके वहाँ आपने MSc की है वहाँ रुके होंगे, या किसी स्कूल में आपने पढ़ाया है तो वहाँ रुके होंगे। वहाँ का कहीं का आप एक एड्रेस लिख देना ताकि पुलिस आपसे वहाँ जाके पूछ ले कि वहाँ आपने कोई घोटाला तो नहीं किया है, ये कोई गड़बड़ तो आपने नहीं की है, तो इसीलिए है ये। उसके बाद में फादर की जो डिटेल है वो आप लिख देना, नाम लिख देना। प्रजेंट पोस्टल एड्रेस वही लिख देना। परमानेंट होम एड्रेस वह लिख देना जो आपने ऊपर लिख किया। प्रोफेशन एग्रीकल्चर, कृषि में है या कोई नौकरी में है तो वो लिख देना। उसके बाद में फार्मर है तो वो लिख देना, और पद है तो वो उसके अनुसार आप कर देना। नेशनलिटी, फादर इंडियन है तो इंडियन के आगे टिक। मदर इंडियन, हस्बैंड लागू हो रहा है उसमें, जैसे इंडियन है, जो फॉरेन है तो वो उसके अनुसार लिख देना। उसके बाद में प्लेस बर्थ का है, चाहे आप पर जो लागू हो रहा है तो वो सारा आप। वाइफ है तो जैसे मैं भर रहा हूँ तो वाइफ
आपका जो प्लेस ऑफ बर्थ है, जैसे कोई जो भी गांव है वो लिख देंगे। जो महिला भर रही है तो हस्बैंड का जो जन्म स्थान है वो लिख देंगे। डेट ऑफ बर्थ लिख देना, ठीक है। प्रेजेंट एज आपकी एडवर्टाइज जो आपका नॉर्म है, जो आपका विज्ञप्ति है, उसमें कौन से यदि एडिट किया है तो 1/7/2020 के अनुसार, यदि आपने एडिट नहीं किया है और पहले फॉर्म भर रखा है तो 1/7/2018 के अनुसार लिख देना। एज एट मेट्रिकुलेशन वो ऊपर वाली सेम ही आने वाली है जो आप विज्ञप्ति वाली लिखते हो, ये भी कैलकुलेशन के बाद जो डेट आती है वो। उसके बाद में प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट विच सिचुएटेड, ये सारे बर्थ जहाँ जन्म हुआ है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ये सारे लिख देना। और विच यू, तो यही जिला, राज्य ये लिखना है। स्टेट योर रिलीजन, आपका धर्म कौन सा, हिंदू है, मुस्लिम है, वो लिख देना। आर यू ए मेंबर ऑफ ए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, SC ST से हो आप तो यस कर देना, नहीं हो तो आप नो कर देना, ठीक है। उसके बाद में ये जो आपका लास्ट है तो उसमें एड्रेस स्कूल में, जैसे आपने 10वीं कहाँ से की है तो इस प्रकार से आप एड्रेस लिख सकते हो। जैसे मान लो मैंने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सड़ू बड़ी है वो लिख दिया, विलेज लिख दिया, डिस्ट्रिक्ट पिन उस स्कूल का, जहाँ स्कूल है उस गांव का पिन कोड लिख दिया। उसके बाद में आपने वहाँ डेट लगभग सभी के अंदर आप क्या कर देना, एग्जैक्ट डेट नहीं है तो जैसे मान लो मैंने जुलाई 2004 के अंदर इस स्कूल में प्रवेश किया और जुलाई 2009 के अंदर मैंने इस स्कूल को छोड़ा और मैं यहाँ से 10th पास करके निकला। उसके बाद में मान लो यहाँ एड्रेस दूसरी स्कूल का लिखना चाहूँ तो मैंने 12वीं कहाँ से की, जैसे मान लो जसवीर में मेरे पब्लिक स्कूल सांडवा है तो वहाँ से मैंने कर दी, तो यहाँ से विलेज सांडवा कर दिया, डिस्ट्रिक्ट चूरू कर दिया, वहाँ सांडवा का पिन कोड लिख दिया। उसके बाद में उसमें मैंने कहाँ से, जैसे मान लो वहाँ आप यहाँ आप डेट ऑफ लिविंग है वो 30 जून कर सकते हो, 30 जून 2009। फिर मैंने मान लो जुलाई 2009 में प्रवेश लिया, जुलाई 2011 तक मैंने यहाँ से क्या कर ली, 12th पास कर ली, वो लिख देना। उसके बाद में स्कूल का फिर एड्रेस, आपने BSc कहाँ से की, जैसे मान लो गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज से मैंने यहाँ से गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर लिख दिया और फिर विलेज लिख दिया, डिस्ट्रिक्ट लिख दिया, वहाँ डूंगर कॉलेज का सर्च कर लिया, पिन नंबर लिख दिया और उसके बाद में मैंने डूंगर कॉलेज, जैसे मान लो यहाँ से वहाँ से 30 जून 2009 से रिलीव हुआ तो वहाँ से आप ऐसे लिख सकते हो जुलाई 2011 से जुलाई 2012 से लेकर मान लो 3 साल तक 13-14 तक आप यहाँ तक रहे और यहाँ से आपने ग्रेजुएशन कर ली, ठीक है। उसके बाद में आप एक B.Ed वाला एड्रेस डाल लेना, आपने B.Ed किए, आपने जो भी कॉलेज है जैसे HB बंसाली TT कॉलेज जो भी है उसमें लिख देना वो कौन से गांव शहर में है, डिस्ट्रिक्ट लिख देना और पिन लिख देना। और वहाँ B.Ed के अंदर आपने एडमिशन लिया है वो डेट जरूर आपको स्लिप दे रखी है तो उसमें डेट है, B.Ed में आपने वो डेट लिख देना। 2 साल, जस्ट 2 साल बाद में कर देना, जो डेट लिए B.Ed का पाठ्यक्रम 2 साल का है, 2 साल 1 साल है वो लिख देना। वहाँ से आपने क्या कर लिया, B.Ed कर लिया, वो उत्तीर्ण कर लिया। फिर आपने MSc की है तो कौन सी कॉलेज से आपने MSc की है तो वहाँ से MSc की कॉलेज आपकी कौन सी है, कहाँ से कर रहे हो, यदि प्राइवेट कर रहे हो तो यूनिवर्सिटी का एड्रेस लिख देना। और बाकी शहर, विलेज की जगह कोई शहर में है तो वहाँ जैसे मान लो बीकानेर है तो बीकानेर ही कर देना, डिस्ट्रिक्ट बीकानेर कर देना, पिन है वो वहाँ के लिख देना, जिस यूनिवर्सिटी से कर रहे हो उसके पिन लिख देना। उसके बाद में ये जो कॉलम है वहाँ आपने कौन सा जैसे एडमिशन लिया है तो लगभग डेट, एग्जैक्ट डेट है तो सही बात है, वरना जुलाई है, अगस्त 2017 में आपने प्रवेश लिया, मान लो अगस्त 2019 तक रहे हो आप और वहाँ से आपने क्या कर ली, PG कर ली। तो ये सारी डिटेल आप आराम से जो जो काम आपने किया है पास्ट के अंदर वही तो सारा लिखना है। और उसके बाद में ये एम्प्लॉय गिवन डिटेल ये सारे लागू नहीं होंगे तो वो आप इसमें नील लिख सकते हो। तो ये कोर्ट ऑफिस ये सारा है। यहाँ आप 2 रेस्पॉन्सिबल पर्सन के नाम लिख देना, जैसे यहाँ कोई नाम लिख दिया, मैंने लेखराम नाम लिख दिया और गांव का नाम लिख दिया आप चाहो तो, या नाम ऑफ 2 रेस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ योर लोकेलिटी और 2 रेफरेंस जो आपको जानते हो, बस नाम लिखना है। जैसे मान लो मैंने कोई लेखराम मोहनलाल नाम लिख के गाँव का कोष्टक में नाम लिख दिया, वार्ड मेंबर ये सारा लिख देना। उसके बाद में यहाँ आपके सिग्नेचर हो जाएंगे, ठीक है। सारा पढ़ के आपकी, जैसे मान लो मेरा गांव सड़ू छोटी है तो मैंने सड़ू छोटी कर दिया, काउंसलिंग से 2 दिन पहले जा रहा हूँ, 2 दिन पहले की मैंने यहाँ डेट लिख दी, प्लेस सड़ू छोटी कर दिया, यहाँ मैंने मेरे सिग्नेचर कर दिया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ आपको
जिस दिन जो डेट प्लेस वगैरह लिखना चाहते हो ना, ये गजेटेड ऑफिसर आपकी जो सिग्नेचर कर रहा है वो सारे में लगा देना। जो भी जैसे मान लो यहाँ पर ये आपका नाम हो जाएगा, हनुमानाराम है, पुत्र है, उसके बाद में लास्ट ये जो अधिकारी है वो लास्ट आपको 2 साल से या जन्म से या 1 साल से जान रहा है, बेस्ट, ये सारे कर देना करेक्ट, और यहाँ कर देना, और वो अपना सिग्नेचर कर देगा। और वहाँ व्याख्याता है, लगभग व्याख्याता या प्रिंसिपल के पास जाना, कौन सी स्कूल में, वो एड्रेस लिख देगा और नीचे रबड़ स्टाम्प लगा देगा। तो इस प्रकार से आपके ये फॉर्म भरा जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपके समझ में आया है। अब मैं कुछ शपथ पत्र की बात कर लेता हूँ। तो शपथ पत्र की यदि मैं बात करूँ तो शपथ पत्र 2 प्रकार के आने लगे। पहले वाले तो ऐसे 50 का नोट आ रहा था, जैसे 50 रुपये ऐसे लिखे, ऐसे लगता है नोट, और उस पर नॉन जुडिशियल लिखा होता है। अब ये भी एक छोटा सा नोट है, जैसे ये शपथ पत्र है, तो उसमें आप ये भी बनाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये भी 50 रुपये को, उस पर ऐसे छोटा सा लिखा हुआ है, एक मोहर लगी हुई है, नॉन जुडिशियल, ठीक है। अब जो भी आप बनाना चाहते हो संतान वाला, जैसे मान लो यहाँ पर यदि हम बात करें तो अविवाहित है कोई, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो कि जैसे मान लो अपना नाम है और ये सारे जो भी है, इस प्रकार से आप लिख सकते हो कि मैं अविवाहित हूँ तथा भविष्य में, पहले तो आप ये लिख सकते हो मेरा नाम ये है, पुत्र सिंह, और ये इसका निवासी हूँ, शपथपूर्वक बयान करता हूँ ये कि मैं अविवाहित हूँ और भविष्य में शादी, जब भी शादी करूंगा तो अपनी शादी में किसी प्रकार का दान दहेज नहीं लूंगा और नहीं किसी प्रकार का दान दहेज दूंगा। ये कि भविष्य में जब भी विवाह करूंगा तो 2 से अधिक संतान पैदा, ये आप जाके नोटरी वाले को बोले, वो अपने आप लिखे, उसको कह देना कि भाई अविवाहित का बना दे, विवाहित का बना दे, तो ये उसके बाद में आपका साइन हो जाएगा और फिर सत्यापन कर देगा, ठीक है। ये डिटेल तथ्यों में असत्य पाए जाने पर संपूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी। तो ये आप एक बना सकते हो। ये भी एक आपका शपथ पत्र आता है। इस प्रकार से यदि आप संतान संबंधी घोषणा पत्र बनाते हो तो उसमें मैं, पुत्र, श्री, जाति, जाट, 27, निवासी, जो भी है उसमें लिख दो कि 1/6/2000 तक मेरे बच्चे कितने थे, तो उसमें नील है, जो भी है उसके बाद कितने थे, और नहीं है तो सभी में यदि पुत्र या पुत्री नहीं है तो उसके बाद में आप 0 0 कर सकते हो, और उसके बाद में सत्यापन करके अटेस्टेड कर दो। ऐसा शपथ पत्र भी होता है। ऐसे यदि आपने कहीं कोई नाम में मिस्टेक कर दी है या एड्रेस में मिस्टेक हो गई है, तो आपका नाम, निवासी, शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि मैं वर्णित पते का रहने वाला हूँ और मेरी 10वीं 12वीं मार्कशीट मेरे पिता ये लिखा हुआ है, स्नातक में ये है, और वो दोनों व्यक्ति एक ही है, मेरे शपथ पत्र पेश कर रहा हूँ। ऐसे यदि आप एड्रेस में कोई मिस्टेक है तो आप ये लिख सकते हो कि भाई मैं शपथ पूर्वक एड्रेस लिख के कि व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2018 में आवेदन संख्या ये है, रोल नंबर मेरे ये है, और उसके अंदर आवेदन में मेरे मानवीय त्रुटि स्वरूप है, जो एड्रेस है, जिला है, वो बीकानेर की जगह चूरू भर दिया गया है, और वो सारा जो भी मिस्टेक आपके हैं, और उसकी जबकि मेरा जो एड्रेस है वो ये है, तो ये लिख दिए, अटेस्टेड करवा देना। बाकी मूल निवास जो भी 1 2 आप सबूत वहाँ पेश कर सकते हो, तो ये अटेस्टेड। अब जैसे ही आप इस प्रकार से डेट, इसके अंदर आप DOB डालते हो और ये देखते हो, तो ऐसा डाउनलोड लेटर डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, जो डाउनलोड लेटर है ना वही आपको लीगल पेज पर निकलवाना है। उसमें से ही जो निर्देश वाला वो अलग रख लेना, काउंसलिंग लेटर 3 है ना वो लीगल पर निकलवा लेना, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना, ठीक है। फिर इसके अंदर आपको 2 चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, जो गजेटेड ऑफिसर अलग अलग से बनाना है, श्री हनुमानाराम पुत्र निवासी करके, और वहाँ से ये इस प्रकार का एक कोई 1 रुपये वाला ये जो बाजार में मिलता है ना वही चरित्र प्रमाण पत्र ले लेना, और 2 बनवा लेना अलग अलग अधिकारी से, एक आपका लास्ट वाली कॉलेज से हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये, या आप इंग्लिश, ये कोई बीच में आ गया है, ये तो कोई, जैसे मान लो अधिकांश विद्यार्थी कह रहे हैं कि हम VMU कोटा से कोई प्रोविजनल डिग्री मंगा रहा है, जैसे इसके अंदर कोई गवर्नमेंट कर्मचारी है, तो उसके लिए मैंने ये डाला है। उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक एप्लीकेशन, जैसे डाक से मंगाना चाहते हो तो आप डाक से मंगा लेना, और यदि सीधा मंगाना तो एक आपको एप्लीकेशन लिखना है कि सेवा में जो आपके परीक्षा नियंत्रक VMU, और विषय लिख देना, प्रोविजनल मार्कशीट मंगाने हेतु उसमें आपका स्कॉलर नंबर लिख देना, उसमें आपका एड्रेस लिख देना, उसके अंदर एड्रेस लिख दे, प्रार्थना पत्र के अंदर एड्रेस लिख देना, मोबाइल नंबर लिख के
और संक्षिप्त विवरण की भी मेरा जो फर्स्ट ग्रेड है उसके अंदर सिलेक्शन हो गया और मुझे प्रोविजनल डिग्री की अति आवश्यकता है, अतः मुझे डिग्री प्रदान करने की कृपा करें। और उसके नीचे आपका एड्रेस लिख देना। उसके बाद में ये वहाँ 150 रुपये का जो ओबीसी बैंक है वहाँ से चालान आपको कटवाना है। ये 150 रुपये का चालान कटवा के और डाक से भेज रहे हो तो एप्लीकेशन फॉर्म, नीचे ये चालान की कॉपी और उसके बाद में फाइनल की जो आपकी मार्कशीट आ रखी है उसकी फोटोकॉपी भरा के आप डाक से वीओम का जो एड्रेस है वहाँ आप भेज सकते हो। तो वहाँ से आपके डाक से आ जाएगी। और पर्सनल जाते हो तो भी आपको वही एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, एप्लीकेशन लिखनी है। एप्लीकेशन लिखने के बाद में यही चालान 150 रुपये का ओबीसी बैंक से आपको कटवाना है और नीचे आपको फाइनल की मार्कशीट की फोटोकॉपी लगा के आप व्यक्ति रूप से जाओगे तो एक दिन में आपको वहाँ से प्रोविजनल डिग्री मिल जाएगी। ठीक है, तो ये इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा शामिल कर दिया। करेक्टर सर्टिफिकेट आप ऐसा भी बना सकते हो, यानी दो जो चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए, इंग्लिश वाला मिस्टर, हनुमानाराम, ये श्री, ये सारा का आप सारा कर सकते हो। लास्ट इतने से जानता हूँ मन तो, और बाकी इसका जो रिलेटेड टू मी और सक्सेस इज हर। ठीक है, तो ये सिग्नेचर दो चरित्र प्रमाण पत्र आप बना लेना और एक अंतिम वाले से हो जाएगा। पिताजी का अधिकांश ये पूछे जा रहे हैं कि हमें आय प्रमाण पत्र, जिन्होंने 2.5 लाख से कम भरी है तो वो आप 4 पेज वाला जो आपके 3 या 4 पेज का जो आय प्रमाण पत्र आता है वो बना लेना। पिताजी की फोटो एक तो ये हो जाएगी। उसके बाद में जैसे मान लो ये आपका ये लास्ट पेज है, जो फर्स्ट पेज है वो किस प्रकार से होगा, इस प्रकार से ये हो जाएगा आपके। जैसे यहाँ से एक आय वाला और है तो ये आय प्रमाण पत्र आपको पिताजी के नाम से बनाना है। कहने का मतलब यही है कि 4 पेज वाला आय प्रमाण पत्र बनाना है और उसके अंदर ये सारी डिटेल आपको 2020-21 का कर लेना आय प्रमाण पत्र, और 60,000 या 72,000 जो कुछ भी लिख देना। और उसके बाद में ये आप सिग्नेचर करा के नीचे अटेस्टेड करवा के साइन। और ध्यान रखना उसके अंदर आप ये बोल देना कि हमें सीरियल नंबर और दे दो, यानी यहाँ जैसे सीरियल नंबर लिखे होते हैं, आप नोटरी करवाने जाओ ना आय के लिए, उसको ये बोल देना कि भाई मुझे है ना सीरियल नंबर डाल के दे दो। और 2-5-5 रुपये की मूल जो पेज है वहाँ आपको डाक टिकट भी वो लगवा लेना और वो नोटरी कर देगा। तो वो सीरियल नंबर और डाक टिकट जरूर सीरियल नंबर डलवा लेना आय और उत्तरदायित्व वाले वही सरपंच, दो के साइन, वो ये आय का ही भाग है। बाकी आपके ये बहुत सारे शपथ पत्र बनते हैं, आपको केवल संतान का और कोई एक तो संतान का अविवाहित का वो जरूरी है, अविवाहित वाले को संतान का नहीं बनाना है। और बाकी आप चाहो तो कोई गलती है आपके, कोई प्रकार की मिस्टेक है, उसके लिए आप शपथ पत्र बना सकते हो। तो ये शपथ पत्र है, जैसे मान लो ये कह रहा है कि मैं हनुमानाराम ये 27 तहसील जो भी है प्रांत का हूँ, शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि व्याख्यात पद पर मेरी भर्ती हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर, यह दस्तावेज सत्यापन का है तो ये इसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो एक तो दस्तावेज सत्यापन के लिए ऐसा प्रारूप करके आप शपथ पत्र बनाना चाहते हो तो बना लेना। या इसकी जगह मान लो सही है तो वो सही का बना लेना, और वरना कोई त्रुटि है तो वैसे ही कह देना कि भाई इसके अंदर ये हमारी त्रुटि है जो हो गई है, तो उसके अनुसार बना लेना। और ये जो शपथ पत्र है, ऐसे बहुत सारे शपथ पत्र मेरे पास में व्हाट्सएप के रूप में आ रहे हैं, तो मैंने वो देखे हैं कि ये हनुमानाराम ये घोषणा करता हूँ कि ये तो सेम ही हो गया। ये तो एक तो जो दस्तावेज सत्यापन है ना, दस्तावेज से संबंधित कि मैंने कोई जो गलत जानकारी नहीं दी है उसका शपथ पत्र होता है। ये जो एक शपथ पत्र है वो धूम्रपान, मद्यपान, गुटखा सेवन नहीं करने के संबंधी, जैसे आप काउंसलिंग तो उस टाइम चाहिए होगा, जैसे फाइनल सिलेक्शन होने के बाद में, तो उसकी जगह भी आप ऐसे बना सकते हो कि मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि किसी नशा धूम्रपान नहीं करता हूँ और आगे भी नहीं करूँगा। ठीक है, ये इस प्रकार का होता है। उसके बाद में जैसे संतान संबंधी घोषणा पत्र है तो वो भी एक घोषणा पत्र होता है। जो भी आपको मेन दो ही चाहिए, संतान वाला और अविवाहित वाला है, मेन यही चाहिए, बाकी चाहिए ही नहीं। ये तो मैं दिखा रहा हूँ कि ये प्रारूप होता है। संतान संबंधी में आप कर सकते हो यही नोटरी करवा के कि घोषणा करता हूँ कि सभी में ये नाम तो जरूर आपका नाम उम्र ये तो लिख के घोषणा करता हूँ कि क्या आप लिखवा रहे हो वो लिखवा लेना, कि विवाह पंजीयन लिख देना कि ये इतने को जारी हुआ, मेरे दिनांक से पहले संतानों की संख्या जो भी है नहीं है तो शून्य कर देना। ये सारे संतान वृद्धि नहीं करने तो वचन बंधु उपयुक्त समस्त तथ्य सही अंकित और हस्ताक्षर करके अटेस्टेड करवा लेना। ठीक है, तो ये सत्यापन वाला हो गया। उसके बाद में आप चाहो तो दहेज शौचालय संबंधी भी बहुत सारे होते हैं, तो ये इस प्रकार से आप दहेज शौचालय संबंधी भी ये भी आप बनवा सकते हो। उसके बाद में ये जो फाइनल आपकी जो बीएड है या जहाँ भी लास्ट में आपने रेगुलर एजुकेशन की है वहाँ से आपका एक करेक्टर सर्टिफिकेट चरित्र प्रमाण पत्र जारी होगा। तो ये
इस प्रकार से आप बनवा सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके समझ में आया होगा। यदि मान लो कोई आप डिस्कशन करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए, और मैंने कोई गलत तथ्य आपको बताया है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर वहाँ पर आपने ये बताया था, मेरे अनुमान में ये होना चाहिए, तो हम सभी डिस्कशन करेंगे तो गलती कम से कम होने की संभावना होगी। काफ़ी बच्चों की मांग थी तो मैंने ये वीडियो बनाया है। ठीक है, धन्यवाद।